ठीक है। तो आज मेरा टॉपिक है पढ़ाने का, वो अभी तक लास्ट तो कंप्लीट हो गया है, जो अभी तक जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का था वो कंप्लीट हो गया। आज जो नया टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ योगिक लाइफ स्टाइल एंड इट्स रिलेवेंसेस। ठीक है ना। तो ये मेरा टॉपिक है 4.16। इतना क्लियर हो गया? चले, ठीक है। सबको टॉपिक मिल गया, कॉन्सेप्ट ऑफ योगिक लाइफ। जी मैम। ठीक है ना। तो ये वाला मेरा टॉपिक है, ठीक है। 4.16 सबसे पहले योगिक लाइफ स्टाइल, यानी योगिक लाइफ स्टाइल क्यों है? व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जो हमें लाइफ स्टाइल। हाँ जी, क्या हो गया? अच्छा जी, टीना जी की जीप क्यों निकल गई? चलिए स्टार्ट। गुड आफ्टरनून मैम। वो शेड पर होगी। तो लाइफ स्टाइल का मतलब इन्होंने ये बोल रखा है कि योगिक लाइफ स्टाइल मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ, क्योंकि योगी का स्वस्थ स्वास्थ्य से रिलेशन है, क्योंकि जो व्यक्ति योगिक लाइफ स्टाइल को अपनाएगा वो स्वस्थ रहेगा। और स्वास्थ्य के बारे में मैंने शायद आपको सबसे पहले क्लास में बता रखा है, जो सबसे पहले फर्स्ट क्लास थी मेरी, कि स्वास्थ्य क्या है जब और रोग क्या है। जब तक हम रोग को नहीं समझेंगे तब तक हम हेल्थ को नहीं समझेंगे, और जब हम हेल्थ को नहीं समझेंगे तो हेल्थ को सही रखने के लिए हमें क्या क्या अपने जीवन में, अपने लाइफ में कार्य करने होंगे। तो रोग देखो, अकॉर्डिंग टू अगर हम कहें एलोपैथ, ऑर्गन का या ग्लैंड का सही ढंग से या सिस्टम का सही ढंग से कार्य ना करना रोग होता है, ठीक है, जिससे रोग उत्पन्न होता है। ओके। फिर आयुर्वेद कहता है जिसकी धातु और जिसके दोष असम अवस्था में होते हैं तो उसे रोग कहते हैं। असम मतलब डिसबैलेंस होते हैं। नेचुरोपैथ क्या कहता है कि जब शरीर की जो 5 जो पंच महाभूत होते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं तो रोग होता है। क्लियर? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शरीर में जो कोई गंदगी होती है और शरीर उसको बाहर निकालता है, ठीक है, तो उस स्थिति में शरीर में जो तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसका नाम रोग है। तो इतनी बात पता चल गई कि रोग को मतलब एलोपैथ, सिस्टम, ऑर्गन और ग्लैंड का सही ढंग से काम ना करना रोग का कारण है। ठीक है। तो जिसके कारण शरीर में कई तरह की तकलीफें होती हैं, वेदना होती है, वो रोग है। और आयुर्वेद कहती है जब दोष और जो धातु डिसबैलेंस होते हैं उस कारण जो शरीर में तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसका नाम रोग है। और नेचुरोपैथ कहती है जब शरीर के 5 एलिमेंट डिसबैलेंस होते हैं उस कारण जब शरीर में गंदगी बढ़ती है और गंदगी को बाहर निकालने के लिए शरीर जो कार्य करता है उसमें जो तकलीफ, दर्द, वेदना होती है उसको रोग कहते हैं। ठीक है। अब रोग को समझ लिया तो अब हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कहते हैं ना कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं है, तो व्यक्ति स्वस्थ, और स्वस्थ व्यक्ति के भाव को स्वास्थ्य कहते हैं। WHO के हिसाब से पता है आपको, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकली मेंटली वेल बीइंग, नॉट ओनली एन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और मतलब जिसे कहते हैं ना इन्फर्मिटी। ठीक है ना। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, यानी सिर्फ शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई दुर्बलता ना हो, यही व्यक्ति, तभी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी वो स्वस्थ रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीज बता रखा। अब कहते हैं कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए यानी योगिक लाइफ स्टाइल को अपनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो अलग अलग चीज है। सबसे पहले आहार, अगर व्यक्ति का आहार सही होना चाहिए, ठीक है, फिर उसकी होनी चाहिए दिनचर्या सही होनी चाहिए, फिर वो ऋतुचर्या के हिसाब से कार्य करे, तो वे व्यक्ति जो अपनी इस लाइफ स्टाइल को अपनाएगा तो वो व्यक्ति योगिक लाइफ को अपनाएगा। और जो व्यक्ति योग जो इस लाइफ को अपनाएगा उस व्यक्ति को कभी शरीर में कोई दोष उत्पन्न नहीं होंगे। अगर दोष उत्पन्न भी होंगे तो उसके हिसाब से भोजन करे, ऋतु के हिसाब से, ठीक है ना। और अपने रहन सहन, अपना जो दिनचर्या सही करे तो शरीर के दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। फिर इस लाइफ स्टाइल को अपनाएगा तो वो रोग मुक्त शरीर की रक्षा करेगी, जो कि योग का उद्देश्य क्या है? शरीर को रोग मुक्त करना, फिर रोग मुक्त शरीर की रक्षा करना। और फिर उसके बाद क्या है? अलग अलग जो होते हैं ना, जो अध्यात्म का, मानसिक चेतना, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना। ठीक है। तो फिर इसके द्वारा आदमी धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप अपनी हेल्थ की ग्रोथ कर सकता है और करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम आहार के बारे में। आहार किसे कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाए आहार। ठीक है। भगवत गीता में भी क्या लिखा है? श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो योग होता है ना, तो ज्यादा खाने वालों के लिए, ना बिल्कुल खाने वालों के लिए, ना ज्यादा सोने वालों के लिए, ना बिल्कुल जगने वालों के लिए, ना ज्यादा बोलने वालों के लिए, ना चुप रहने वालों के लिए। अर्थात घूम फिर के अगर हम बात आती आहार की, तो आहार संतुलित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। कहने का मतलब, अब देखिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में तो आहार का कैसा होना चाहिए कि अगर हम आते आहार, अगर आज के परिवेश में कि व्यक्ति को अपनी देह प्रकृति के हिसाब से भोजन खाना चाहिए,
और जिस रीजन में रहता है उस रीजन के हिसाब से भोजन खाना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति अगर इस चीज को अपनाता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो यानी वो योग के आगे के जो स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ता है, योग के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो आहार का उसमें मेन रोल है। ठीक है, अब आते हैं अगर हम इसकी बात करें, मतलब योग की बात करें, तो देखिए हम नेचुरोपैथ के हिसाब से आहार अलग है। ठीक है, फिर थोड़ा योग के हिसाब से अलग है, तो हम दोनों के हिसाब से बताते चलते हैं। सबसे पहले कहते हैं अगर हम आहार करें, तो आहार जैसे मैंने कहा इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाए उसे आहार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि जो हम अगर आपको या हम 4-5 दिन या 8-10 दिन भोजन ना खाएं तो देखते होंगे हमारी जो इंद्रियां होती है सही ढंग से कार्य नहीं करती, यानी कि हमारी इंद्रियों जो भोजन हम खाते हैं हमारी इंद्रियां उससे जो सार लेती है उसके द्वारा वो सही अपने सारे कार्य सही ढंग से करती है। ठीक है ना, अब कहा जाता है कि संतुलित मतलब मिताहार, मित माने संतुलित, आहार माने भोजन, संतुलित आहार लेना चाहिए व्यक्ति को। अब ठीक है, अब आता है कि अगर हम योग के हिसाब से करें तो आहार का इन्होंने मतलब क्लासिफिकेशन करना है। एक तो मात्रा के दृष्टिकोण से, जैसे पहले भी आपने पढ़ चुका, मात्रा के दृष्टिकोण से जैसे पहले के लोग कहते थे कि व्यक्ति को भोजन अपनी भूख से कम ही खाना चाहिए। अगर 2 रोटी की भूख है तो 1 खाना चाहिए। आप लोगों ने सबने सुना भी और कहते भी थे बड़े पहले के लोग। क्यों कहते थे? क्योंकि आपको ये समझना कि आपका जो पेट का 4 भाग है उसमें से 2 भाग भोजन के लिए, 1 भाग जल के लिए और 1 भाग खाली रखना चाहिए। क्योंकि जब भोजन का पाचन शुरू होता है वो चारों के चारों भाग, चारों के चारों कोष भर जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर जो व्यक्ति 3 भाग स्टमक का 3 भाग भोजन से रखेगा, भोजन से भरेगा और 1 भाग जल से भरेगा, तो चारों कोष भर गए। और जब भोजन का पाचन होता तो कई लोग कहते हैं ना हमारा डकार मारते तो खाना बाहर आता है, तो क्यों आता है कि उसने चारों कोष भर दिए। तो इसलिए मात्रा के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा अपने पेट का, स्टमक के 4 भाग करने, मतलब ये सोचना है, और 2 भाग भोजन से, 1 भाग जल से और 1 भाग को खाली रखना है। व्यक्ति को इतना भोजन खाना है ताकि जब पाचन हो और वो सरलता से पच जाए, ओवर ना हो। क्लियर? तो ये चीज उन्होंने बोल रखा है। फिर आता है मन स्थिति, यानी मन की स्थिति कैसी होती है। सबसे पहले जो व्यक्ति भोजन बनाता है उसका मन, हाँ जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन था, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था आपसे। पूछिए पूछिए सर। मैम जैसे मतलब ये थ्योरेटिकली तो समझ में आ जाती है बात कि हाफ पेट जो है खाना खाना है और 1/4 पानी के लिए छोड़ देना, 1/4 हवा के लिए छोड़ देना है। हाँ। तो लेकिन एक्चुअली में जब आप प्रैक्टिकली सोचे, जब खाने बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कि सॉलिड पार्ट जैसे 3/4 हो गया ना मैम, सॉलिड का और वाटर का 3/4 हो गया प्रोपोर्शन। सुने, बिल्कुल सही क्वेश्चन। देखिए इसमें 2 चीज होती है, इसलिए कहते हैं, पुराने लोग कहते थे ना, देखिए आज की डेट में क्यों व्यक्ति बीमार है, क्योंकि वो ज्यादा सूखा भोजन खाता है, फास्ट फूड ज्यादा खाता है। पहले जो भोजन बनता था उसमें पानी की मात्रा भी होती थी कि नहीं होती थी? कहते हैं इन केस तो आपका जो भोजन था उसमें दाल भी होती थी, चटनी भी होती थी, छाछ भी होता था। ठीक है, तो चव्य लस्य आयुर्वेद के प्रकार है भोजन के, चव्य लस्य पेय। तो क्योंकि इनमें क्या होता था, पानी की मात्रा होती थी, तो आपकी जितनी भूख हो उससे कम लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 भूख सॉलिड और 1 पानी के लिए बचता है। कहते हैं इन केस अगर पानी की जरूरत पड़ गई तो 1-2 सिप पीना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि भोजन हमेशा अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से कम खाना चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कैलोरीज, कैलोरीज का उन्होंने क्वालिटी बोला है। ठीक है, लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। लो कैलोरी का तो सात्विक भोजन के अलग अलग है, लेकिन अगर हम हेल्थ के पॉइंट आज के देश में, देखिए वो होता है मॉडर्न टाइप, मतलब उसमें क्या है आज के इसमें, तो सात्विक भोजन वो होता है जिसको बाहर भी कम अग्नि की जरूरत पड़े और शरीर के अंदर भी कम अग्नि की जरूरत पड़े, तो वो भोजन क्या होता है जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, एक तो सात्विक मतलब लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, मसाले नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है ही है, वो तो है ही मेन। लेकिन सात्विक का मतलब जिसको कम अग्नि की बाहर भी जरूरत पड़े, अंदर भी पड़े। तो जिससे पहले जब भोजन होता था आप देखते होंगे थाली में दाल भी होती थी, सब्जी भी होती थी, चटनी भी होती थी, इस टाइप से रखा जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती थी, सूखा नहीं होता था। तो इन्होंने कहा अगर आप इस टाइप का भोजन लेते हैं, क्योंकि जिसमें पानी वगैरह सब भी है, लास्ट में छाछ लेते हैं, तो छाछ भी उन्होंने क्या कहा कि पहले सॉलिड लाइट, देखिए पहले हमेशा वो खाना खाना चाहिए भोजन में जिसको ज्यादा अग्नि की जरूरत हो, क्योंकि भूख क्या होती है, तीव्र रहती है। तो जब आप उस भोजन को खाते हो तो आप देखते हो कि अगर आप 1-1.5 चपाती खा लेंगे तो आपको लगेंगे थोड़ी भूख अब कम होने लगी। व्यक्ति खुद महसूस करता है, खुद महसूस करता है। तो ये चीज पता चलता है कि अब हमारा क्या होता है, भूख कम होने लगी। तो उस दृष्टिकोण से भोजन की मात्रा कम या रोक देनी चाहिए, कम करते करते एकदम रोक देनी चाहिए। क्लियर? आपने देखो जब आपको भूख लगती है, आप देखो जैसे 2 चपाती खाते हैं, 1.5 खाते हैं, आपको तुरंत लगता है कि मेरा पेट
भरने लग गया, मतलब एक भारीपन सा आने लग जाता है, सेटिस्फेक्शन, तो वो चीज होती है। इसलिए उन्होंने कहा इस हिसाब से आपको ये मेंशन करते हुए करना। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, व्यक्ति के कार्य के ऊपर भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या कार्य करता है और उसकी एज क्या है। अब जैसे कि कोई जो सिर्फ ऑफिशियल वर्क करता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, तो उसको तो भोजन ऐसा लेना चाहिए कि बिल्कुल लो कैलोरी डाइट, उसको जैसे अनाज बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, बहुत कम, ठीक है। अब जो वर्कर है, जैसे आप देखते होंगे किसान खेत में अगर काम करता है, हल चलाता है मैनुअली, ठीक है, पानी कुएं से जो पानी भरता है, हैंडपंप से जो पानी भरता है, ठीक है, हाथ से जो कपड़े धोता है, तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो लेकिन उसमें भी क्या होता है कि ओवर ईटिंग करेगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। देखिए अगर आप देखते होंगे मजदूर लोग भी, उनको पता है कि मुझे इतने से ज्यादा, अगर वो 5 रोटी खाते हैं मोटी, अगर वो कहेंगे कि मैं छठी खा लूंगा तो उससे काम नहीं होगा। तो ये जैसे जैसे पेट भरने लगता है, तो उस हिसाब से मात्रा कम करते हुए धीरे से एकदम रोक देनी चाहिए। तो यह इन्होंने ये इस टिप से उसको ऐसे मेंशन है। और दूसरा, भोजन में हमेशा लिक्विड फॉर्म में, मतलब सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप छाछ डेली नहीं पी सकते, तो आपको खाना ऐसा होना चाहिए जैसे पतली दाल भी आपके खाने में होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होनी चाहिए, सॉलिड नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपको अलग से इंटेक ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, क्योंकि योग भी कहता है, आयुर्वेद कहता है खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। इन केस अगर पानी की जरूरत पड़े तो 1-2 सिप लेना चाहिए। लेकिन आप देखो पतली खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ती। या आप दाल अच्छा, मतलब कई लोग बहुत गाढ़ी दाल बनाते हैं, तो वो भी गलत है। अगर दाल थोड़ी पतली होती है तो उसमें भी पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो वो पानी कंटेंट वहां कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका देखेंगे जैसे जैसे आप भोजन लेते हो, तो धीरे धीरे भूख जो होता है ना, पेट में हल्का भारीपन आने लगता है, भूख मतलब थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस चीज को मेंशन करते हुए चलना है, क्लियर, ओके। तो नॉर्मली कहा जाता है कि भोजन हमेशा उसमें पानी की मात्रा रखनी चाहिए। जैसे आज की डेट में जो फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो अलग से इंटेक ऑफ वाटर करते हैं। जैसे देखते हैं कि कोई फास्ट फूड भी खा रहा है, तो वो मतलब ड्रिंक, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक भी ले रहा है, यानी कोक भी पी रहा है, या जो भी यूज करता है, तो दैट इज अ रॉन्ग। खैर इस फूड में तो हमें जाना ही नहीं, क्योंकि हम यौगिक फूड की बात कर रहे हैं, ओके। फिर आता मन स्थिति। मैं फिर कहती हूँ कि मन का भोजन पे, और मन का कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। भोजन की जो बनाने वाले का मन का उस भोजन में प्रभाव पड़ता है, और खाने वाला किस मन से भोजन खाता है, उस भोजन का प्रभाव भी वैसे ही पड़ता है। इसलिए जो भोजन बनाता है वो हमेशा प्रसन्न खुश रहना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करते हुए भोजन बनाना चाहिए। क्योंकि जब, और लेकिन बनाना कैसे चाहिए, साफ बर्तन में बनाना चाहिए, साफ जगह बनाना चाहिए, और साफ ढंग से बनाना चाहिए। मतलब नहा धो के, अगर नहीं नहा सकता तो हाथ मुंह धो के कपड़े बदल के बनाना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से घूम के आ रहे कपड़े गंदे उसी से बना रहे, नहीं, वस्त्र भी साफ होने चाहिए। इसलिए देखिए हिंदुस्तान में आप जहाँ रहते हैं, तो कई आपके जानने वाले पुराने लोग होते होंगे, तो कहते होंगे कि देखिए जब किचन में जाओ तो नहा धो के जाना चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए। तो कष्ट इट मींस व्हाट, ताकि बैक्टीरिया उन कपड़ों में ना, और भोजन बनाते समय वो आपके भोजन में ना आ जाए। और हाथ धो के प्रसन्न मन से, क्योंकि आपका जैसा मन होगा, जैसा भाव होगा, वो आपके हाथ के थ्रू उस भोजन में जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्रसन्न मन से बनाना चाहिए। देखिए आज की डेट में जैसे लोग कुक रखते हैं और कुक को डांटते हैं, तो क्या होगा, कुड़ जाएगा, दुखी होगा, परेशान होगा। उस भाव से अगर भोजन बना भी लेगा और व्यक्ति जो खाएगा, तो उसको दिन भर टेंशन यही रहेगा। तो रीजन ये भी देखिए, इट्स अ साइलेंट किलर। कुक जो होता है, अगर प्रसन्न मन से, खुश मन से भोजन बनाता है, और उस भोजन को कोई भी व्यक्ति खाता है, इवन रोगी व्यक्ति भी खाता है, तो उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे उन्नति होती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, अगर कोई गुस्से में, जलन में, ईर्ष्या में कुड़ करके भोजन बनाता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के हाथ के बनाए हुए भोजन को खाता है, तो धीरे धीरे उसके हेल्थ में गिरावट आने लगती है। तो इसलिए भोजन हमेशा प्रसन्न मन से, खुश मन से बनाना चाहिए। ईश्वर को भजते भजते का मतलब होता है, ईश्वर ये याद रखो कि ईश्वर मेरे संपूर्ण शरीर में, और ईश्वर हर जगह है, और ईश्वर ही सभी दुखों को दूर करने वाले। तो कहते हैं जब आप इस भाव से ईश्वर का ध्यान करते भोजन बनाते, तो उस भोजन में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो लोग प्रसाद रखते हैं भोजन भगवान के आगे, फिर उस भोजन को पूरे खाने में मिला देते हैं, रीजन उसका जो अमृतत्व होता है, ईश्वर का जो प्यार होता है, अमृत होता है, उस भोजन में जाता है। और जो व्यक्ति उस प्रसाद को ग्रहण करता है, तो उस व्यक्ति में क्या होता है, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी होती है। तो प्रसन्न मन से बनाना चाहिए। अब क्या होता है, जो व्यक्ति भोजन करे वो भी प्रसन्न मन से हो, हाथ मुंह धो के अधारणी वेग का त्याग करने के बाद साफ स्थान पे बैठ के प्रसन्न मन से अपने शरीर के अंदर जो देवता है उसको प्रसन्न रखने के लिए भोजन करे।
स्वाद के दृष्टिकोण से नहीं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने शरीर के अंदर जो देवता उसको प्रसन्न रखने के लिए भोजन खाए प्रसन्न मन से। अच्छा देखिए, जो व्यक्ति प्रसन्न मन से भोजन खाता है ना, चटनी रोटी भी खाता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी धातु उपधातु सब पुष्ट रहती है, और उसके जो दोष होते हैं का वो बैलेंस रहते हैं। लेकिन कोई कितनी भी वैरायटी में खाना हो और व्यक्ति जो कुड़कुड़ करके खाता है, गुस्से में खाता है, बेमन से खाता है, जल्दी जल्दी खाता है, तो देखते हैं उसके शरीर में धातु का क्षय होता है, डिसबैलेंस होती है। क्यों? हमेशा इसलिए भोजन भी प्रसन्न मन से खाना चाहिए, एकाग्र होकर खाना चाहिए, शांत मन से खाना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने बता रखा मन स्थिति का भी भोजन में प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। ओके, अब आता है कि गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी, पथ्य और अपथ्य। पथ्य वो होता है जो सरलता से डाइजेस्ट हो जाए, सात्विक आहार, ठीक है, जिसको बाहर भी कम अग्नि की जरूरत पड़े, शरीर के अंदर भी कम अग्नि की जरूरत पड़े। और अपथ्य माने जो हैवी डाइट, हाई कैलोरी डाइट, जैसे हो गया, जैसे कई लोग क्या होता है कि नॉन वेज खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो इसको क्या होता है, इसको मोटी दालें, मोटा अनाज, तो इसको डाइजेस्ट करने में, फॉर मतलब ऐसे जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसको डाइजेस्ट करने में क्या होता है, वक्त लगता है। तो जब इसको डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है, तो आप देखते होंगे जब डाइजेशन होता है, तो आप देखते होंगे जब खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। क्यों कपिल कुमार जी, ऐसा होता है? खाना जब खाते हैं तो हल्का सा, क्यों? जो वो एनर्जी जो शरीर को उठाने में, चलाने में कार्य करती है, वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? खाने को डाइजेस्ट करने में यूज हो रही है। तो जब एनर्जी वहां यूज होगी, तो दूसरी जगह एनर्जी का जो प्रोसेस होगा, जो फोर्स होगा, फ्लो होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे व्यक्ति को आलस और नींद आने लगती है। तो ठीक है, तो इसीलिए यौगिक आहार में हमेशा सात्विक, सुपाच्य, हल्का भोजन करना चाहिए और ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। क्लियर? ये तो हमारे इसके हिसाब से आता है। अब इसमें अपथ्य में दूसरा क्या आता है, जो होता है बेमेल। बेमेल मतलब जैसे कहते हैं सब मात्रा में तांबे के बर्तन में रखा हुआ शहद और घी नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत जहर के समान होता है। मछली के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, दही और मूली नहीं खानी चाहिए, और दही मतलब मीठा और नमक नहीं, जैसे दूध और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर में क्या उत्पन्न करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। इसलिए यौगिक आहार का मतलब क्या है, एक ऐसा आहार जिसके द्वारा, जैसे योगी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, तो हमें ऐसा भोजन लेना है जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त रहे। अगर हमारा शरीर रोग मुक्त है, फिर भी हम ऐसा अच्छा भोजन खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा शरीर धीरे धीरे रोगों, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो डिपॉजिट होते हैं, वो रिमूव होने लगते हैं और व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। तो यहाँ तक इतनी मतलब बड़ी सिंपल भाषा में यहाँ तक बात करी, यहाँ क्लियर हुआ? आगे चलो। अब नेचुरोपैथ क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि वाईसी में थोड़ा मैं नेचुरोपैथ का भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। नेचुरोपैथ क्या कहती है कि डाइट, जो भोजन होता है, अपने आप में एक मेडिसिन का काम करता है, औषधि का कार्य करता है। क्योंकि भोजन क्या करता है, कि उन्होंने क्या बोला है कि भोजन के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, ये क्या करता है, जो नेचुरल भोजन होता है, ये हेल्प करता है हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन डिपॉजिट होते हैं उसको निकालता है शरीर से बाहर, और क्या करता है, शरीर में इम्यून पावर को, बूस्टर पावर को और ज्यादा इंक्रीज करता है। तो इतनी बात समझ आए? नेचुरोपैथ कहता है इसलिए कि हमेशा नेचुरल डाइट लेनी चाहिए, प्राकृतिक जो भोजन होता है उसको लेना चाहिए, आर्टिफिशियल भोजन को नहीं लेना चाहिए। तो इसी हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि नेचुरोपैथ के हिसाब से डाइट को दो भाग में बांटा इन्होंने, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो एल्कलाइन होता है, और नेगेटिव का मतलब जो एसिडिक होता है। अब ठीक है, तो एल्कलाइन जो उन्होंने एसिडिक में क्या बता, सॉरी, अब क्या बता रखा है, एल्कलाइन में प्राइमरी जो भोजन है, तो इन्होंने बता रखा है हेल्दी फूड होता है, हेल्दी फूड होता है, यानी कि पॉजिटिव जिसको प्राइमरी फूड कहते हैं, ये हेल्दी होता है। और जो नेगेटिव जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फूड, ये नेगेटिव, अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव की बात बताती हूँ। पॉजिटिव यानी कि प्राइमरी जो फूड होता है, जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलता है, ये हेल्दी फूड होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसमें क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर का होता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रफेज पाए जाते हैं। रफेज क्या होते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते, जैसे चोकर वाला आटा। पहले देखते होंगे कि लोग जो घर में गेहूं पीसते थे, तो चोकर बड़ा मोटा हुआ करता था, और मतलब मोटा आटा होता था। अगर उसको जो खाते थे, तो क्या होता था कि जो रफे जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो हमारे को खाने के साथ डाइजेस्ट होकर वो कहाँ जाते हैं, हमारे बड़ी आंत में जाते हैं। और जब हम पानी वगैरह पीते रहते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, मल को पानी के साथ मिलके फुला देते हैं, और जिससे सरलता से मल बाहर आ जाता है। इसलिए आज जो होता है, जो मतलब कहते हैं ना, चोकर रहित जो अनाज जो खाते हैं, छिलका रहित जो अनाज खाता है, या उससे क्या होता है, कब्ज की शिकायत पैदा होती है। तो कहते हैं ऐसा भोजन जो प्राइमरी भोजन होता है, उसमें रफेज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,
फिर कहते हैं जो हमारा नेचुरल जो डाइट होता है ये एलिमिनेटिव, मतलब क्या करता है, एलिमिनेट करता है टॉक्सिन जो होते हैं, टॉक्सिन बने वो जाती है तरफ, वो जहरीले पदार्थ जो शरीर में बीमारी को पैदा करते हैं, तो टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देता है, तो इन्होंने बताया। और ये क्या होता है, ये इसमें ज्यादा चिकनापन नहीं होता, नॉन म्यूकस फूड होता है, ज्यादा चिकनापन नहीं होता इसमें। जैसे अगर आप वो खा ले, सेब ले ले या सब्जियां ले ले, तो इसमें चिकनापन होता है, बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। इसके एग्जांपल कैसे हो गया, आपके फ्रूट्स हो गया, आपकी वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, तो ये इस टाइप में आते हैं। अब अगर हम आते हैं सेकेंडरी, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, ये कहते हैं अनहेल्दी फूड होता है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर का होता है, ओके, अब बहुत हैवी होता है, और अगर बहुत हैवी होने के कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा ये क्रिएट करता है। अब उधर का रफेज होता है, अगर उसमें क्या प्राइमरी फूड में रफेज ज्यादा होता है, तो रिफाइंड होता है, यानी कि बिल्कुल छना हुआ होता है। जैसे अगर आज आप देखते होंगे मार्केट में जो आटा मिलता है, वो बहुत ज्यादा मैदे की तरह होता है, तो मैदे वाला जो आटा होता है, अगर आप मैदा खाते हैं या बिल्कुल बाजार का आटा खाते हैं, तो आप देखते होंगे इतना बारीक होता है, इसमें चोकर नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है, गंदगी सरलता से बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है, तो ये तो बताएगा। और इसमें क्या होता है, अगर हम नेचुरल डाइट की बात करें, इसमें विटामिन वगैरह और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और जो सेकेंडरी फूड की बात करें, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेस मात्रा में पाए जाते हैं, और ये ज्यादा मात्रा में होना ही शरीर में नुकसान पैदा करता है, शरीर में रोग उत्पन्न करता है। फिर उन्होंने बता रखा है, अब क्या करते हैं, जो सेकेंडरी फूड होते हैं, जिनको हम कहते हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना, ये नेगेटिव फूड कहते हैं, तो ये शरीर में क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स को डिपॉजिट करने लगते हैं। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन नेचर, इट्स प्रमोट, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसके अब अगर आते हैं हम प्राइमरी फूड के एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूँ, वेजिटेबल्स हो गया एंड आपका फ्रूट्स हो गया, तो हमारा सेकेंडरी का जो एग्जांपल क्या हो गया, हमारी दालें होगी, हमारे अनाज हो गया, एग्स हो गया, नट्स हो गया, ठीक है, और नॉन वेजिटेबल्स, जितने भी नॉन वेजिटेबल जो होते हैं, वेजिटेरियन जो होता है, जिसको हम मीट वगैरह कह सकते हैं, वो इस मात्रा में आते हैं। ये तो बता रखा कि नेचुरोपैथ के हिसाब से हमें हमेशा नेचुरल डाइट पे डिपेंड रहना चाहिए, खाना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें, ठीक है। अब इसको भी इन्होंने बता रखा कि मतलब क्या एसिडिक होता है, क्या एल्कलाइन होता है। एसिडिक चीज, अरे भाई ये कहाँ चला गया, सुनाई दे रहा है? हाँ जी मैम। अरे बीच में को डिस्टर्ब हो गया, मैं तो हाथ पैर फूल गया, मैंने कहा मुझे सेट करना भी नहीं आता, ये चीज थी। अब कहते हैं व्हाट इज एसिडिक, व्हाट इज एल्कलाइन। जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद, जिस फूड का जो नेचर जिसे कहते हैं वो एसिडिक, और एसिडिक होता तो एसिडिक फूड होता है, जिसका एल्कलाइन होता तो एल्कलाइन फूड होता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से भी भोजन को फिर उनका नेचुरोपैथ के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो एलिमिनेटिव डाइट, आपकी सूदिंग डाइट, और एक कंस्ट्रक्टिव डाइट। एलिमिनेटिव डाइट किसे कहते हैं, वो डाइट जिसके द्वारा गंदगी बाहर निकले, जैसे लेमन जूस हो गया, फ्रूट जूस हो गया, ठीक है, अब आपका सूप हो गया, तो ये सब इस चीज के में आता है, क्लियर। दूध हो गया, ताजा मट्ठा हो गया, ये सब, कोकोनट वाटर हो गया, तो ये आपके एलिमिनेटिव डाइट में आता है। अब ये थोड़ा नेचुरोपैथ के हिसाब से बताया था, जो मैं भी बता, ठीक है। फिर होता है सूदिंग डाइट। जो सूदिंग डाइट होती है, जैसे फ्रूट्स होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसके पाचन में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, सरलता से डाइजेस्ट हो जाते हैं, ओके। ये हो गया, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सैलेड हो गया, स्प्राउट्स हो गया, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आती है, चटनी वगैरह हो गया, तो सूदिंग डाइट। उस तरह से कंस्ट्रक्टिव डाइट, वो डाइट जिससे क्या होता है कि शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है, ताकतवर बनता है, जिसमें तो ये चीज होती है हमारी, जैसे दाल हो गया, अनाज हो गया, ये सब इसमें, अनपॉलिश राइस हो गया, तो ये सब इस चीज में आता है, आटा वगैरह, ठीक है ना, तो ये सब मैम थर्ड वाला एक बार रिपीट कीजिएगा, थर्ड वाला। कंस्ट्रक्टिव डाइट में आता है आपका सारी जितनी दालें होती है, आटा, दाल, चावल, जो अनाज जिसे कहते हैं, अनाज, ओके, ये इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे घर 3 तरीका होता है ना, एक तो होता है बिल्कुल कच्चा घर, जिसमें क्या होता है, पहले देखते होंगे बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ है, ऊपर घास से उसका
वो रखा है, छत बन रखी है, ठीक है। एक कच्चा घर ये होता है, एक होता है थोड़ा इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, तो थोड़ा पत्थर वत्थर जो होते हैं मोटे मोटे लगा के उसमें मिट्टी गोबर लगा के बना दिया, ऊपर लकड़ी का बना दिया, ठीक है। लकड़ी का जो कहते हैं ऊपर जो सीलिंग होती है ऊपर लकड़ी की होगी, और एक होता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जिसमें सीमेंट है, बजरी है, लोहा है। तो डाइट भी इस हिसाब से, एक तो बिल्कुल हल्की फुल्की जो गंदगी को बाहर निकालती है एलिमिनेटिव डाइट, दूसरी सूदिंग डाइट जिसमें सैलेड्स वगैरह आता है जो योगी लोग खाते हैं, और तीसरी होती है कंस्ट्रक्टिव डाइट। जो अगर देखते होंगे जो ज्यादा कार्य करता है, जो मेहनत का कार्य करता है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव डाइट लेनी चाहिए। लेकिन अगर जो ज्यादा मेहनत का कार्य नहीं करता तो उसको क्या करना चाहिए, सूदिंग डाइट लेनी चाहिए। ओके, तो ये चीज आती है। अब कहते हैं कि ये आपको पता है, क्योंकि हमें लाइफ स्टाइल अच्छी रखनी तो हमें खाने के भी कुछ नियम कानून होते हैं। हमें दूसरा खाना तब खाना जब हमें, वैसे पूरे दिन में 2 बार ही खाना खाना चाहिए। एक तो सूरज ढलने से सूरज ढलने से पहले खाना चाहिए, और सुबह 9 या 10 के बीच में खा लेना चाहिए। दिन में पूरा 2 बार खाना भोजन लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ। और कहते हैं दूसरा भोजन हमें तभी और बीच में दिन भर पानी पीते रहना चाहिए, और दिन में 1 बार नींबू पानी जरूर लेना चाहिए ताकि गंदगी बाहर आती रहे। और फिर जैसे मैंने बताया भोजन कम मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि भोजन तभी लें जब पहला भोजन सरलता से पच जाए, ये चीज लेना चाहिए। ओके, अब इन्होंने कहा है और प्रॉपर तरीके से चबावा होना चाहिए भोजन, ठीक है। और हमेशा जब भी भोजन कहा जाता है कि भोजन को घुटना चाहिए, पानी को चबाना चाहिए। इट मीन्स भोजन को 32 बार ऐसा चबाइए कि जो भोजन है वो चटनी की तरह हो जाए, लई की तरह हो जाए, ताकि सरलता से घुटा जा सके, ठीक है। अब इन्होंने ये बता रखा। और पानी को कई लोग घटाघट पानी पीते हैं, पानी एक सिप लिया पूरे मुंह पे घुमाए फिर उससे घूटे, तो इस तरह से पानी का इंटेक करना चाहिए, ठीक है। आपका जब भी आप भोजन ले हमेशा शांत मन से प्रसन्न भाव से भोजन करना चाहिए, हड़बड़ाहट में नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं करना चाहिए, टेंशन में नहीं करना चाहिए, दुख में नहीं करना चाहिए, खुश शांत भाव से करना चाहिए। ये चीज उन्होंने बता रखा। हमेशा अपने जैसे पहले बता रखा कि अपने जो रिक्वायर्ड होता है उससे लेस क्वांटिटी में हमेशा भोजन लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। और दूसरा हमेशा अपने भोजन से आधा 1 घंटे पहले फ्रूट सैलेड का प्रॉपर यूज करना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। तो ये भोजन संबंधित हमारी बात यहाँ रखी थी। तो ये जो हमारा है कि लाइफ स्टाइल में, यौगिक लाइफ स्टाइल में भोजन का क्या रोल है, तो ये भी हमें, अगर हम ऐसा भोजन लेते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ रहता है। अब आता है कि यौगिक लाइफ स्टाइल में आता है दिनचर्या। तो दिनचर्या का मतलब क्या होता है, दिनचर्या इधर दिनचर्या। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, ठीक है, जो व्यक्ति अपने स्वस्थ रहना चाहता है तो अपने स्वास्थ्य की कामना के लिए उसको सुबह प्रातः काल उठने से लेके सोने तक के समय में कुछ कार्य करने जरूरी है। जो ये व्यक्ति कार्य करता है तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। जैसे और सबसे पहले इसमें बता रखा था स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी होता है, पारिवारिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। स्वास्थ्य के बारे में मैंने सबसे पहली क्लास में से डिस्कशन हो रखा है। नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो अगली बार में ये कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। अब आता है कि दिनचर्या, यानी प्रातः काल उठने के से लेकर रात्रि काल सोने तक हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिसको करने से हम क्या होंगे, स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। अब कहते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्योदय से 90 मिनट पहले, ठीक है। तो व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद देखो क्यों कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। उस समय कहते हैं ज्ञान का समय होता है जो व्यक्ति, और ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान, तत्व ज्ञान, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। अब कहते हैं ऐसे समय में जो व्यक्ति पढ़ता है, पठन पाठन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तो क्या होता है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर के सानिध्य की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने बता रखा, तो ये श्रेष्ठ समय बता रखा है। और मैम, हाँ जी, मैं ये ब्रह्म मुहूर्त के बारे में एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि नॉर्मली तो ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली आपके सूर्य उदय से कनेक्टेड होता है, राइट? 90 मिनट पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हाँ, सूर्योदय से पहले का होता है ना। तो जैसे इंडिया में तो सूर्य बिकॉज ऑफ द इक्वेटर नियर है, तो सूर्य जो है वो जल्दी निकल जाता है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर हमारा जो, हाँ सुनिए सूर्य है, लेकिन इंडिया में भी क्या होता है, जहाँ हम रहते हैं उत्तराखंड में, यहाँ सारी की सारी ऋतु रहती है, और गर्मी के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से सूरज के उगने में, मतलब जो, हाँ, लेकिन फिर भी एज ए कंपेयर मैं यहाँ की यूरोपियन कंट्री के में बोलूँ तो यहाँ पर बहुत लेट निकलता है। तो हमारा तो हमेशा ही जो ब्रह्म मुहूर्त है वो कंपेयर टू इंडिया वाले से लेट होता है। मतलब जैसे कि आप
इंडिया में तो होता है ना कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त कई बार हो जाता है क्योंकि 5 बजे सूर्य निकल रहा है। नहीं तो देखो अलग अलग है। अब वो अरुणाचल में सबसे पहले सूरज उगता है तो वहां का ब्रह्म मुहूर्त अलग होगा, हाँ, लेकिन वही जब मैं कह रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एग्जैक्टली हर एक अलग अलग है। जैसे हमारा बहुत लेट हो जाता है, यहाँ पर कई बार 7 सर्दियों में 7-8 बजे सूरज निकलता है, तो मेरे लिए वो ब्रह्म मुहूर्त हो गया 7 o'clock। नहीं, सूरज निकलने का मतलब जब सूर्य उदय होने लगता है। अब हाँ। आपको सुनिए, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि या तो पूरा उस एरिया में ऐसा हो, तो मैं कह सकती हूँ जब सूर्य की जो पहली जो कहते हैं ना स्टार्ट होता है, स्टार्ट दैट्स वही मैं कह रही हूँ, सनराइज टाइम ही बोल रही हूँ। एग्जैक्टली। देखो अभी तक तो यही समझाता, बाकी एक बार यही होता है कि जैसे सूरज कि जैसे पहला एकदम निकला उससे 90 मिनट का समय। हाँ, यहाँ मैं भी समझ गई उससे, क्योंकि ये 90 उससे मिनट पहले वाला समय ही ब्रह्म मुहूर्त है, तो हमारे लिए वो कितना हो गया, टाइम, 2 घंटा पहला। हाँ, तो वो मेरा टाइम हमेशा लेट ही रहता है ब्रह्म मुहूर्त का। जैसे आजकल अब समर आने लगी है, तो टाइम विल बी जैसे 6:30 पर सनराइज का टाइम है, हाँ, तो 1 घंटा पहले लगा लो फिर वही। 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 30 मिनट, 90 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट पहले। श्रद्धा जी, यहाँ पे भी 6:30 पे ही निकल रहा है अभी सूरज। हाँ है? ओह यस, आप हाँ हमारी इंडिया की टाइमिंग बता रही हैं अभी। सर्दियों में भी यहाँ पे उसी टाइम पे निकलता है जो आपने बताया था। नहीं, मैं हमेशा 8 चेक करती बजे हूँ ना, तक। मैं तो फिर वो हमेशा इंडिया का टाइम हमेशा नहीं, जल्दी फिलहाल रहता यहाँ है पे कंपेयर टू हमारे मैं यूरोप सुबह के। डेली उठ के नहाती हूँ जैसे, तो मैं नहीं, वो इंतजार, चीज मेरी कभी कभी मेरी सुनो, 6 बजे पूजा हो जाती है, कभी सुनिए। सूर्यदेव अभी निकले नहीं है तो 6:30 निकल जाते हैं। हाँ, तो 6:30 से 1 घंटा पहले क्या हो गया, 5:30, 5:30 और आधा घंटा पहले यस मैम। 5 बज गए ना। जी मैम। तो फिर तो वही चौकी। लेकिन सर्दियों में क्या होगा, जहां मैं रहती हूँ वहां पे 7:30 बजे निकलता है, तो 7:30 से क्या हो गया, 6:30 और 6:30 का हाँ, 6। मेरा कंसर्न सिर्फ क्वेश्चन ये था कि इट्स डिपेंड्स अपॉन द सन, तो हर जगह का टाइम अलग अलग ही है ब्रह्म मुहूर्त का। लेकिन अगर आप 4 बजे, अब ये डिपेंड, देखिए कई होते हैं बुजुर्ग, अगर आपकी नींद 4, देखो कई लोग सर्दियों में भी 4 बजे उठ जाते हैं, वो अपने को महसूस फिट एंड फाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति देहरादून में भी जहां मैं रहती हूँ, ठीक है, अगर वो व्यक्ति अस्थमेटिक है और सूरज अगर 7:30 बजे सूर्योदय हो रहा, सूर्योदय पहली पहाड़ में एकदम उगता हुआ दिख गया, तो 7:30 बजे का 6:30 और 6 बजे, तो उसको तुरंत उठा के जमीन में बिठाने से क्या होगा, मतलब उठाने से क्या होगा, यानी कि उसको बिस्तर का त्याग करके, तो तकलीफ तो और बढ़ेगी ना। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य के हिसाब से तो उठना है, त्याग करना है, लेकिन कवर अप करके अपना जो अंदर का कार्य वो करना है। लेकिन अगर कोई रोगी तो उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। क्लियर? तो सूर्योदय का जो समय होता है उससे 90 मिनट पहले आपको उठ लेना चाहिए, जो व्यक्ति स्वस्थ है। और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं भी है तो उसको भी अपने स्वास्थ्य की कामना करने के लिए उठ लेना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं उठते वो नहाने चले जाए या बाहर चले जाए, वो उसी एटमॉस्फेयर में वो करे, उसी एटमॉस्फेयर में रहे। कितनी बात समझ आई? क्लियर? अगर वो बाहर नहीं निकल सकता तो कम से कम बिस्तर में रहे 10-15 मिनट, फिर उसके बाद वो बाहर निकले बिस्तर का अपना, जैसे अगर सर्दी है तो कवर अप करके बाहर आए, और गर्मी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? और यहाँ भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एक 60 साल का व्यक्ति, एक 70 साल का, और एक 40 साल में, एक 50 साल में, 45 साल में डिफरेंस है। तो ये भी स्थिति, अब देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन। तो इतनी बात क्लियर होगी श्रद्धा जी? तो 90 मिनट तक मैं तो आई नो वो आप सही बोल रहे हैं, पर जैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, या फिर कभी 4:30, कभी 3 बजे भी नींद खुल जाती है, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम मेरा हमेशा लेट ही रहता है। मैं ये कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि कम से कम सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठना है, बाकी अगर 4 बज जाए तो बहुत अच्छा है। कई लोग मैंने नहीं, मेरी नींद खुल जाती है, कई बार 3 बजे भी खुल जाती है, लेकिन मेरा ब्रह्म मुहूर्त नहीं रहता, वो ब्रह्म मुहूर्त हमेशा लेट ही रहता है। हाँ, तो इतनी बात समझिए। हाँ जी मैम, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल 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 कर सकते हैं जी मैम, ब्रह्म मुहूर्त का जो कॉन्सेप्ट है ना वो प्रहर के हिसाब से भी है। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करी जाए तो जो हमारे 24 घंटे हैं उनको 8 प्रहरों में बांटा हुआ है। हाँ जी, तो 3 घंटे, हाँ जी, 8 तो 3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। तो जो पहला प्रहर और दूसरा प्रहर के बीच का जो समय है उसको भी ब्रह्म मुहूर्त के नाम से ही जाना जाता है। जरूरी नहीं है कि वो सन के उगने के से ही माना जाए। तो जैसे श्रद्धा जी जैसे बोल रहे हैं, जैसे कि उनके यहाँ 7-7:30 बजे उगता है सूरज, तो अगर हम प्रहर के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो जो 3 बजे से 4 बजे, मतलब जो प्रहर जो चेंज हो रहा है, 3:30वां प्रहर
इस तरह से मतलब 1.5वां प्रहर जो कहलाता है वो ब्रह्म मुहूर्त की कैटेगरी में आता है। वो जो हाँ टाइमिंग कपिल जी, आप कह रहे हैं जैसे अभी अभी आजकल जैसे टाइम चेंज हो गया है, यहाँ पर टाइम सेविंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर अभी इंडिया से मैं जैसे 3.5 घंटे का फर्क है, अब पहले 4.5 घंटे का था। तो आज जैसे सनराइज मेरा 6:18 पर हुआ है यहाँ पर। तो फिर वो पहर आप बोल रहे हैं ये सेकंड पहर हो गया है ना? हाँ, सेकंड पैर और फर्स्ट पैर के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त में कैटेगरी में रखा है। मैं एग्जैक्टली कंफर्म करके भी बता दूंगा कि कितने पीरियड का है वो मेरे पास। हाँ प्लीज आप ना वो डाल देना ग्रुप में एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल मैंने वही चीज कह रहे थे कि प्रहर का क्या है टाइमिंग। अब क्या बोला था कि अगर कोई 4 बजे उठ रहा है उसके हिसाब से सही है तो उठ सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्योंकि आयुर्वेद में जहां मैंने पढ़ा है कि सूर्योदय से 90 मिनट पहले का समय मतलब उठ जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जैसे आजकल क्या होता है, कई लोग बहुत लेजी हैं, तो उन्होंने कहा भैया तब फिर तो एनी हाउ सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठना है। लेकिन अगर आप पहले से 4 बजे उठ रहे हो तो बेटर देन बेस्ट है। तो तीन याम का एक याम में 3 घंटे होते हैं, तो 8 याम 24 घंटे में 8 याम होता है, 8 या 24। तो अब उसको प्रहर में जैसे आपने किया, मैं तो याम का पता है, तो जैसे आपने कहा पहले और दूसरे प्रहर के बीच का समय, तो शाम वही है कि यहाँ पे 4 बजे से 6 बजे तक का समय, इसके बीच में आपको उठ जाना चाहिए। तो वही एडजस्ट है, 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। अगर 7:30 बजे सूर्य उगता है तो 7:30 का क्या हो गया 6:30, 6:30 का आधा घंटा पीछे करोगे तो 6 हो गया। अगर 6:30 बजे सूरज निकलता है, ठीक है आपके यहाँ, तो 6:30 का 1 घंटा पहले करोगे 5:30, और बीच और आधे घंटा पहले तो 5 बजे। तो हो गया ना कि मतलब आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको बिस्तर का त्याग कर देना ही चाहिए। क्लियर? तो यहाँ तक चले, आगे चले आप, क्लियर? आगे चले तो इसके हिसाब से 4 से 6 बजे के बीच में बिस्तर का त्याग करना ही करना। इसलिए आप चाहे सूर्योदय आपका 7:30 बजे होता है या 6:30 बजे होता है या 6 बजे होता है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो 4 बजे से 6 बजे का समय ही एडजस्ट होता है। आगे चले श्रद्धा जी, क्लियर? हाँ जी मैम, हाँ जी हो गया ना? देखो 4 से 6 का ही हो रहा है ना, क्लियर? 4 और 6 का। अगर आप यहाँ 7:30 बजे निकलता है तो भी आप देखोगे 7:30 का 6:30 और 6 हो रहा है। अगर आप यहाँ 6 बजे निकलता है 5 हो रहा है, और 5 का आपका 6 बजे 6:30 का 6, 6:30 का 5:30, और 5:30 का आधा 5 हो गया। 6 बजे निकलता है 6 का 5 और 5 का 4:30, तो यानी कि 4 से 6 बजे का बीच ही सेट हो रहा है हर चीज में। तब उन्होंने कहा अपने यानी कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको उठना ही उठना है। तो वहां मैंने सूर्योदय के हिसाब से बता दिया, वरना आप देखोगे हर हाल में 6 बजे मैक्सिमम है और आपका 5 4:30 बजे मिनिमम है। एडजस्ट आप 4 बजे भी, मतलब 4 बजे तो है ही है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ये चीज है। अब आता है उसके बाद क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठ के, तो उन्होंने देखिए बाकी जो और चीज होती है खाद देखना वो चीज अलग है, उसको मैं इससे नहीं रिलेट करूंगी, अलग है। अब कहते हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि व्यक्ति जब सोता है मृत समान है, उसे नहीं पता कि अगले दिन वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। तो उन्होंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान का मतलब होता है कि ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तूने मेरे नेत्र खोले, यानी तूने मुझे नया जीवन दिया, इस नए जीवन में मैं जो भी कर सकूं बहुत अच्छा करूं। ठीक है, तो ये चीज प्रार्थना होती है। फिर उसके बाद वो उठे, बिस्तर का त्याग करते हुए उषा पान करे। उषा पान का मतलब होता है सूर्य उगने से पहले के समय को कहते हैं उषा। उषा काल क्या होता है, अभी सूरज नहीं उगा लेकिन उजाला हो गया, तो 2-3 गिलास आराम से गुनगुना पानी पीना चाहिए। सर्दी में कई लोग बहुत गर्म पानी पीते हैं, वो ड्राइनेस लेके आते हैं, सूखी खांसी होती है, और गर्मियों में हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए आराम से बैठते हुए। तो इससे, और उसके बाद फिर जैसे आप 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, फिर ताड़ासन करोगे तो उससे क्या होगा, तुरंत मल त्याग, क्योंकि खाली होता है पेट, पानी एकदम डाइजेस्ट होता है, मल को सरलता से बाहर लेके जाता है। तो उसका फायदा क्या होता है कि जो भी रात्रि का जो भजा डाइजेस्ट भोजन होता है जो बड़ी आंत में रहता है, तो वो भी सरलता से बाहर निकल जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करने से जो हमारे दोष होते हैं वो कम होने लगते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या करना है, उसके बाद जब उषा पान कर ले उसके बाद मल त्याग करना है। मल त्याग को एकदम जब प्रेशर अच्छा बने तो तुरंत मल त्याग करना चाहिए। ठीक है, तो और मल त्याग करते समय हमेशा मुंह बंद होना चाहिए, सर ढका हुआ होना चाहिए। और लेकिन आज की डेट में क्या होता है, बहुत देखते हैं कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई फोन में बात कर रहा है, इट्स रॉन्ग। इसलिए मुंह बंद करना है और दांतों को दबाते हुए करना है, दांतों में आपस में प्रेशर देखते हुए करना चाहिए। ठीक है, इससे कहते हैं दांत स्ट्रांग होते हैं। या मैम यही वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगी थी। एक्चुअली मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आप जब स्टूल पास करते हैं तो आपको अपने दांतों को क्लोज रखना चाहिए, तो इससे आपकी दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसका क्या रीजन है?
ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इतना डिटेल मैंने अभी देखो जो चीज है क्लियर मुझे नहीं पता। तो इसका एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट हो सकता है गम्स के उसमें, और कहते हैं ना गम्स इसमें स्ट्रांग होते हैं। जो गम्स क्या होते हैं, दांतों की रूट को क्या करके बांध के रखते हैं। भाई पेड़ कहाँ है, अगर मिट्टी टाइट होगी तभी तो उस पेड़ की रूट को बांध के रखता है। नहीं, पर यहाँ पर स्पेशली एक्चुअली बुक में लिखा हुआ था कि और उसमें रीजन भी नहीं दे रखा था एक्चुअली। चलिए मैं इसका थोड़ा और मैंने भी पढ़ा है, श्रद्धा जी पढ़ा है मैंने भी, लेकिन रीजन मुझे भी नहीं पता। हाँ, चलिए, वही इसीलिए थोड़ा बिकॉज इसका अगर आप किसी को बताते हैं तो उसके पीछे रीजन पता होना चाहिए, तब हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इनका आता है, देखते हैं आप दांत दबाओगे तो आपकी कनपटियां आपके जबड़ों में कहते हैं एकदम मसल्स क्या हो जाती है, एकदम से करके देखिए। जब दांत घिसते तो मसल्स टाइट होती है, और जब आप उसको रिलैक्स करते हो तो मसल क्या होती है, लूज। उसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होने लगता है श्रद्धा जी, जब मसल्स नहीं मैम, पर पर्टिकुलरली व्हाई एट द टाइम ऑफ वही पासिंग द स्टूल? ऐसे तो नहीं। आप कभी भी पूरे दिन में करेंगे तब भी वो मसल्स टाइट होंगे आपके, जब गम्स 24 की। घंटे नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्टूल पास बार बार करेंगे तो जो सर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि आप वहाँ कुछ समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट है कि किसका भी आगे और डिटेलिंग करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता, इतना पता है क्योंकि इससे मसल्स टाइट होती है। जब आप थोड़ी देर में, आप कितनी देर बैठते हैं, आधा घंटा नहीं बैठते, ज्यादा 10 मिनट। उसके बाद एकदम करते हो तो मसल्स लूज होती है, जिससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कहते हैं जब गम्स में ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है तो गम्स की जो हमारी मसूड़ों की होती है पावर बढ़ जाती है, जिससे दांतों की ग्रिप को वो स्ट्रांग बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो हम टूथ ब्रश करते हैं ना, बहुत तेजी से रगड़ते हैं तो ये करते मसल्स को डैमेज कर लेती है, और उसमें जो ब्लड वेसल्स होता है ब्लड आने लगता है। इसलिए बहुत ज्यादा ठंडा पानी और गर्म पानी मुंह पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दांतों में कुछ नहीं होता। जो मसल्स होती है, जो गम होते हैं, वो लूज और टाइट होने से कहते हैं जो जड़ होती है दांतों की वो हिलने लगती है, और आप जो खाना खाते हो उस मसूड़ों में फंसने लग जाता है, जो उसकी जो रूट होती है दांतों की, जिससे क्या होता है माइक्रोब्स उसमें डेवलप होने लगते हैं। इसलिए पायरिया जैसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं हाथों से या दांतों से, हल्के हाथों से वो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मसूड़ों की अंदर बाहर सफाई करनी चाहिए। और इससे क्या होता है, फाइबर चबाते हुए करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने ये चीज बताया। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मैम। मैंने ये भी सुना है कि मतलब यूरिन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए इतना तो मुझे भी नहीं पता, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं मुझे पता, गौर सर से पूछ के बता दिए, कहीं पर कर लेंगे, ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, ओके। तो उन्होंने कहा मल त्याग करना चाहिए। और देखिए सबसे पहले क्या होता था, मल त्याग हमेशा कहते हैं बाहर जाना चाहिए। पहले क्या होता था, लोग देखो दूर जाते थे, जो और जिनके घर में अपना शौचालय भी होता था वो दूर होता था, क्योंकि जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो अपान वायु नीचे की तरफ आती है, अपान वायु के दोष दूर होते हैं, और जिससे मल का त्याग सरलता से हो जाता है। और जमीन में मतलब जो होता है ना, इंडियन टॉयलेट जो बैठने नीचे वाली होती थी, उससे क्या था, पेट दबता था, जिससे अपान वायु नीचे की तरफ जाती थी और मल त्याग सरलता से होता था। तो ये इन्होंने बता रखा है। उसके बाद दांतों को, मतलब दंत धावन दांतों को उन्होंने कहा कि जो पहले सबसे उन्होंने कहा क्या कि कैसी होनी चाहिए कि जो बीच वाली उंगली के समान आपकी वो होनी चाहिए, मोटी दातुन होनी चाहिए। नीम की होगी, बबूल की होगी तो ज्यादा अच्छी होती है। क्यों, ये क्या करती है, जो इसको और कम से कम 5-7 उंगल बड़ी होनी चाहिए, और इसको पहले पानी में आधे घंटे भिगाना चाहिए, उसके बाद दांतों से चबाना चाहिए, और जब वो कूची जैसी बन जाए, ब्रश जैसी बन जाए, तो धीरे धीरे हाथों से मसूड़ों के अंदर बाहर इसकी मालिश करनी चाहिए। तो इससे जो रस निकलते, जैसे नीम की दातुन, आपने देखा होगा नीम की दातुन भी एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि इसके रस जब निकलता है हल्के हाथों से, जब मालिश करते हो मसूड़ों में, तो क्या होता है, जो इसमें मसूड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। जब मसूड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो वो दांतों की ग्रिप को अच्छे ढंग से पकड़ पाएंगे। दूसरा, जब नीम से जो रस निकलता है, ये क्या करता है, कड़वा होता था, इसके कारण जो मुंह पे जो बैक्टीरिया जाते हैं, जो हम खाना खाने के बाद कई बार कुल्ला नहीं करते, या बच्चे कुल्ला नहीं करते, आजकल ट्रेंड है, बहुत कम करते हैं, तो क्या होता है, माइक्रोब जब फूड पार्टिकल जाते हैं उससे माइक्रोब डेवलप होने से क्या होता है, तो जब हम दातुन करते हैं तो ये जो उसका जो कसाय, जो उसका कड़वापन होता है नीम का, वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो ये चीज उन्होंने बोल रखा है कि ये चीज करना चाहिए। ओके, फिर आता है कि क्या करना चाहिए, जीवा लेपन, अपनी जीभ की भी सफाई करनी चाहिए। तो पहले जैसे होता था कि
सोने चांदी की बनती थी, तांबे की बनती थी, आजकल प्लास्टिक की भी आती है, तो उससे थोड़ा जीभ के हल्के हाथों से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जीभ के ऊपर जो गंदगी होती है वो नष्ट होती है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो टेस्ट होता है शरीर, मतलब मुख में जो टेस्ट आने लगता है और हमारी जो स्वाद की जो रस होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं, भूख लगने लगती है, ये इन्होंने बता रखा है। तो ये चीज भी जरूर करनी चाहिए। अब आता है मुख प्रक्षालन। अब कहते हैं कि जब भी हम स्टूल पास करके आए, मल त्याग करके आए, तो हाथ पैर ढंग से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, मुख को धोना चाहिए। क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम वहां जाते हैं स्टूल पास करने, तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो इसलिए हमेशा हाथ पैर धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, मुख का प्रक्षालन करना चाहिए। ये चीज उन्होंने बता रखा है। फिर आता है अंजन कर्म। लोग नॉर्मली कहा जाता है कि दिन में लगाते हैं, लेकिन कहते हैं जो काजल होता है हमेशा रात को लगाना चाहिए। ये क्या कहता है कि जो कफ बढ़ जाता है, तो उस दोष को, कफ दोष को दूर करता है। अगर दिन में लगाओगे तो क्या होता है, ये क्या करेगा, पित्त को बढ़ा देगा। तो कहते हैं दिन में नहीं लगाना चाहिए। तो ये सूर्य की तेज किरणों के कारण जो आंखों में जो काजल होता है पित्त को प्रकोपित करता है, दोष उत्पन्न करता है, इसलिए कहते हैं रात को अंजन लगाने से कहते हैं जो कफ जो होता है वो दूर होता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, ठीक है, ये चीज आता है। फिर उन्होंने बता रखा है कि नस्य करना चाहिए। नस्य का मतलब होता है कि वो नाक में क्या डालना है, षड बिंदु तेल, अणु तेल गुनगुना करके डालना चाहिए अपने दोनों नॉस्ट्रिल में। और या अगर ये ना मिले, सरसों के तेल को अच्छे ढंग से पका के जब वो जल जाए तो उसको जब ठंडा हो जाए तो छान करके दो दो बूंद जो गुनगुनी दोनों नासिका में डालना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो आपके जो साइनस पोर होते हैं वहां जो जमा कफ होता है वो दूर होने लगता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। इससे क्या होता है, जैसे ये जो नस्य का प्रयोग करने से आपके कान, जो जबड़े, दांत, ठीक है, नेत्र, इन सब, और सर दर्द में, कान के दर्द में ये फायदा करता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, सर दर्द ये इसके फायदे होते हैं, ठीक है। और कहते हैं जब हम नस्य करते हैं तो इससे जो हमारी मस्तिष्क की जो वो होती है मसल्स कहें या हम इसके वेन्स कहें, ये सब क्या होती है, हड्डियां कहें सर की, स्ट्रांग होती है नस के द्वारा। तो ये चीज हमें करना चाहिए। फिर आता है कमल और गंडूस। तो कहते हैं कम से कम और नहीं तो हफ्ते में एक बार। देखिए अक्सर आपने देखा कई लोगों के दांतों की जड़ों में सेंसेशन होने लगती है, दर्द होने लगता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, कमल का मतलब होता है कुल्ला करना, गंडूस का मतलब होता है तेल को, औषधि तेल को मुंह पे इतना भर देना कि वो हिलाए भी ना जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी के कहते हैं ना कि हम कुछ खाते पानी पीते तो हमारी दांतों की जड़ों में सेंसेशन सी होती है। तो जैसे सरसों का तेल पका लिया, जैसे फिर कहूंगी जब वो जल जाता है, मतलब उसकी सारी बदबू, कहते हैं जब आप तेल को गर्म करते हैं बहुत तेज, उसमें जलन होती है, जब वो जलन खत्म हो जाए, तेल पक जाए तो उसे बंद कर दो गैस। जब वो ठंडा हो जाए तो कपड़े से छान लो, फिर उस तेल को हल्का गुनगुना करिए, हल्का गुनगुना करके थोड़ा सा, जैसे होता है ना जितना पानी आप लेते हो, 2 सेकंड है, पानी आप लेते हो तो उसको अगर आपने कुल्ला की तरह मुंह पे आपने थोड़ा सा भर लिया गुनगुने तेल को, ठीक है, और उसको कुल्ला करके मुंह पे घुमाते रहेंगे, तो उससे क्या होता है, और जब घुमाते रहेंगे गुनगुने तेल को तो उससे फिर बाद में फेंक दें। तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे तो सेंसेशन होने लगती है दांतों की जड़ों में। और इसको 1-2 बार करेंगे, जब पहली बार करेंगे 1-2 बार करेंगे, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे जो शुरू में जब तेल डालोगे तो सेंसेशन होती है जड़ों में, लेकिन तो उससे थोड़ी देर रोक के रखना है, 2-4 मिनट, फिर तेल को फेंक दिया, फिर थोड़ा सा तेल गुनगुना फिर डाला, और फिर इसको एकदम मुंह पे चारों तरफ घुमाना है, कुल्ला कर जैसे करते ना, मुंह बंद करके उसको चारों तरफ घुमाना है, फिर फेंक देना है 2-3 मिनट रखने के बाद। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो दांतों में जो दर्द होता है, ठीक है, वो दूर होने में ये फायदा करता है। तो ये चीज इन्होंने इसमें बता रखी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, इस ये मस्टर्ड ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं क्या? कोकोनट ऑयल का तो खैर उन्होंने ऐसे नहीं, कोकोनट ऑयल का तो उन्होंने बता नहीं रखा, लेकिन हाँ अगर औषधि के सारा द्वारा तैयार है तो मैं नहीं कह सकती, ये आपको ज्यादा वो बता सकती हैं विद्या रानी जी, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अदरवाइज तो ये इसका जो तेल होता है मेडिकेटेड बना बनाया आता है, विद्या रानी जी ज्यादा इसको समझा सकती है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं जैसे बात कर रही हूँ, घर में सरसों का तेल जैसे यूज करते हैं, तो इसमें एक अगर आप देखते होंगे जब आप तेल गर्म करते हैं नाक से आंख से पानी आता है, इसमें सेंसेशन ज्यादा तीखा होता है, तिक्त तो होता है। तो इसलिए कहा कि अगर आप ये है ना, तो बाकी तो बहुत ज्यादा ये इसका तो स्पेशल तेल ही अलग होता है। ये तो मैं घर की बात कर रही हूँ, जैसे घर में आप करते से बनाए, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा, बाकी तो ज्यादा स्पेशल कौन सा तेल होता है
आप तिल के तेल का भी कर सकते हैं, ओके ठीक है ना। तो ये चीज है, तो आप ये चीज है। मैम बाकी एक और क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी, जैसे टीथ कभी कभी येलोइश कलर के हो जाते हैं ना, लाइक क्रीमिश कलर के, हाँ उस जी, उसके लिए क्या करना चाहिए? बिकॉज उसमें तो ये बोलते हैं ना कि आपके आई थिंक क्या चीज ब्रेक हो जाती, टीथ में से कोटिंग हट जाती है तब वो येलो टर्न हो Enamel. जाते हैं। नहीं नहीं हाँ, हाँ विद्या enamel। रानी जी ज्यादा बताएगी इनेमल के ऊपर। विद्या तो रानी जी उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप ना दंत मंजन यूज करना पेस्ट की जगह। यस, ओके सुनिए इनेमल होता है, लेकिन देखता हूँ क्या चीज होती है। पहले मैं इस चीज को कंप्लीट कर लूं। यस मैम। और गंडूस का मतलब होता है कि तेल इतना भर लो कि आपका मूवमेंट ना हो पाए, और फिर उसको थोड़े 2-3 मिनट बाद उसे फेंक दे। तो इससे सबसे बड़ी बात है, एक तो जो मुंह के अंदर जो ड्राइनेस होती है वो दूर होती है, ठीक है। जबड़े जो होते हैं ना वो स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि आपके जो जीभ के ऊपर जो होती है ना टेस्ट डेवलप होने लगता है, रस का ज्ञान होने लगता है, ये चीज है। दूसरी चीज का जो गले की ड्राइनेस होती है वो दूर होती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, होठ नहीं फटते, वो भी है। अब इसके साथ जो कभी कभी देखते हैं दांतों में जैसे का सेंसेशन सी होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके जो जबड़े होते हैं ये स्ट्रांग होने लगते हैं, तो ये इसके फायदे होते हैं। क्लियर। अब आप कह रहे हैं कि इनेमल, वो कई चीज होती है, या तो आपका पेस्ट खराब है या आप ढंग से नहीं करते हैं, आप जल्दी जल्दी में करते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमेशा आपको जैसे घर में आप जैसे अनार होता है, अनार का छिलका सुखा दीजिए। जब अनार का छिलका सूख जाए तो उसको पीस के बिल्कुल महीन पाउडर बना लीजिए। उसमें क्या करेंगे आप, थोड़ा सा जब भी हाथ मिले हल्का सा उसमें हल्दी, थोड़ा सरसों का तेल लेके हल्के हाथों से रगड़ना नहीं, हल्के हाथों से दांत के अंदर बाहर, और मसूड़ों में हल्के हाथों से, नमक बहुत कम लेना, नमक कई बार बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत कम, और उसमें हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल, ठीक है। तो इसको आप अनार का जो छिलका का पाउडर बना के बिल्कुल महीन, उसके अगर अंदर बाहर आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे, बस शर्त है कि मसूड़ों में कोई कटफट नहीं होनी चाहिए। तो आप उसके साथ भी दांतों में भी आप उंगलियों से करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे तो मसूड़े स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और जो मसूड़े संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी वो भी दूर होगी, और दांतों में जो आपने बोला है ना, ये जो व्हाइट येलोइश होने लगता है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो ये चीज इसका है। दूसरा है कि आप या तो मीठा ज्यादा खाते हैं या चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है दांतों में। कि आप खाना खाने के बाद, मैंने जैसे कहा था कई लोग कुल्ला नहीं करते, तो रीजन, कुल्ला मुंह बंद करके खूब करना चाहिए। 3-4 बार, जैसे आपने एक बार पानी लिया, मुंह बंद करके खूब ढंग से कुल्ला करिए, पानी को 4 अंदर बाहर फैलाइए, घुमाइए, फिर फेंकिए। ऐसा 7 बार करना है। 6 बार किया और 7वीं बार क्या करना, पानी लिया तो मुंह खोलते हुए ऊपर गरारे करना, आगे जो फूड पार्टिकल यहाँ बचा हुआ है वो बाहर आ जाए, वो फेंक दिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेना और घूट मार के पी लेना, बाकी जो गले से नीचे भोजन रह गया वो नीचे चले जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा करता खाने के बाद, उसके मुख से कभी भी बदबू नहीं आती, दांत स्ट्रांग रहते हैं। और जो कुल्ला ढंग से नहीं करता तो उसके मुंह से बदबू आती है, फूड पार्टिकल्स मुंह पे रहने से बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं और येलोइश आने लगता है। तो ये चीज उन्होंने बताया, जब भी आप मीठा खाएं, कुछ भी खाना खाएं, आपको जरूर ढंग से कुल्ला करना ही करना है। तो ओके, तो पता चल गया कि ये भी जो होता है दांतों के लिए, जैसे बताया अनार का जो पाउडर का छिलका जो बता रखा, सॉरी छिलके का पाउडर, तो ये आपको करना है। तो यहाँ इतना क्लियर हो गया। हाँ जी, जी मैम। ठीक है ना। तो ये भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। नहीं जी मैम कह रही क्लियर हो गया मैम जस्ट। मैं सोचा कुछ नहीं अब आके चले, फिर कहते हैं छौर कर्म, यानी जो लड़के लोग हैं उनको कम से कम 15 दिन में, लड़कों को 15 दिन में कम से कम 3 बार नेल्स, बाल, दाढ़ी वगैरह कटवा लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, व्यक्ति अच्छा लगता है। बाल कटे हुए होने से, बाल छोटे होने से क्या होता है कि छोटे बालों में सफाई आती है, ढंग से कंघी लगती है, ढंग से धुल जाता है, यानी समय की भी बचत, तेल की भी बचत और पानी की भी बचत, यानी और शैम्पू की भी बचत, और व्यक्ति अच्छा भी लगता है। वो खैर मजाक की बात है, व्यक्ति अच्छा भी लगता है। नेल्स भी कटे होने चाहिए, आजकल एक ट्रेंड चल गया, बड़े लंबे लंबे नेल्स होते हैं, तो गंदा लगता है। क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो, उसमें गंदगी है, फिर आप ढंग से तो धोते नहीं हो नेल्स वगैरह, फिर क्या होता है खाना, वो उस खाने को आप लेते हो तो खाने के साथ वो बैक्टीरिया भी अंदर जाता है। कई लोग खाना, मैंने ऐसे कई लोग देखे कि उनके हाथ का खाना नहीं खाते जिनके नेल्स बड़े होते हैं, कहते नहीं हम इनके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे क्योंकि नेल्स के अंदर इतनी गंदगी होती है। मैंने ऐसे कई देखे हैं भाई, बुजुर्ग नहीं है,
बिल्कुल, ये हम कहते बिल्कुल नहीं खाएंगे खाना, उनमें से मैं भी हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं खाती। कहते नहीं भाई, क्योंकि बैक्टीरिया मतलब इतना गंदगी रहती है नेल्स के अंदर, आप कहाँ तक उसे साफ कर पाएंगे? आप ऊपर से करें, अंदर क्यों कर पाओगे? तो ये चीज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सफाई नहीं हो पाती, और जिससे क्या होता है, आप भोजन आप हाथ को मुंह पे ले जाएंगे, ठीक है, आप खाना खाएंगे या खाना बनाएंगे तो बैक्टीरिया उस खाने में जाता है। तो इसलिए महिला है या पुरुष हो, तो पुरुषों को तो महीने में 15 दिन में 3 बार नेल्स भी, बाल भी, दाढ़ी भी कटवाते रहना चाहिए, तो अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं। और दूसरा, महिलाओं को तो नेल्स बड़े हुए नहीं रहने चाहिए, क्यों? क्योंकि भोजन खाना बनाना, तो इसमें फर्क पड़ता है, मतलब गंदगी बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ये चीज सफाई के हिसाब से विशेष रहना चाहिए। और महिलाएं भी है तो उनको अपने बालों को हफ्ते में 2 बार, गर्मी में है तो हफ्ते में 3 बार, नहीं तो एटलीस्ट 2 बार तो जरूर धोना चाहिए। और बाल को ढंग से कंघी करना चाहिए, ढंग से बंधा रहना चाहिए, ये कंपलसरी। ये नहीं कि बाल धो रहे हैं, नहीं धो रहे हैं, तो गंदे बाल में क्या होता है, गंदगी डेवलप, डैंड्रफ जो होता है, तो इस कारण होता है, क्योंकि सफाई न होने के कारण। तो ये चीज जरूर करना चाहिए। तो छौर का होता है दाढ़ी मूंछों की सफाई करना। अब होता है अभ्यंग। सर्दियां, और जिस रीजन में जहां हम रहते हैं नॉर्थ में, तो अगर उसमें भी जैसे हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो सर्दियों के समय क्या होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो डेली मालिश करनी चाहिए शरीर में, तिल के तेल की, सरसों के तेल की जरूर मालिश करनी चाहिए। घी मिल जाए तो घी की करनी चाहिए, अदरवाइज सरसों का तेल, तिल की तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। तिल का तेल तो सबसे उत्तम है, लेकिन मालिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां होती है, हमारी त्वचा मुलायम रहती है, कोमल रहती है, और मांसपेशियां क्या होती है, इजीली मूवमेंट होने लगता है। देखिए हमारे बोन्स क्या होते हैं, बोन्स खुद नहीं चलती, बोन्स को कौन मूव कराता है, हमारी मसल्स, और मसल्स बोन से मूव होती है। जब मसल्स लूज होगी तो क्या होगा, बोन में भी मूवमेंट होने लगेगा। जैसे हमारे शोल्डर रीजन होता है, अगर शोल्डर रीजन में स्टिफनेस होने से क्या होता है, मालिश करेंगे तो मालिश होने से क्या कि हमारी मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो अच्छा होने लगेगा, जिससे क्या होने लगेगा, हमारा शोल्डर का मूवमेंट होने लगेगा। तो इसलिए मालिश करनी बहुत जरूरी है। तो मालिश करने से क्या होता है, चेहरे में चमक आती है, झुर्रियां देह से आती है, बल मिलता है, हमारी धातुएं पुष्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, तो इसलिए हमें अभ्यंग करना ही चाहिए। ओके, तो ये चीज बता रखा है। अब दूसरा क्या होता है, उसके बाद अब देखिए, अगर सिर में अगर आप तेल लगाते हो, अनुराधा जी हंस रहे हैं, अनुराधा जी के बगल में मैं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं नहीं मैम, मेरी मदर इन लॉ साथ में बैठी ना, सुन रही है, तो वो कुछ बता रही है, इसलिए मैं हंस रही हूँ। ठीक है, जी मैम, जी मैम। बता, अभ्यंग का ये फायदा होता है, मालिश करने के ये फायदे होते हैं। उन्हें कहीं बैठ के रहिए, ऐसी बात नहीं है, पता तो कोई जज तो कर रहा है, पता है कि बैठे रहिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों करना चाहिए बेचारा, तो उन्हें मैंने भगाया नहीं, प्लीज है, कहीं कहो कि उन्हें बिठा के रखिए। नहीं मैम, बहुत अच्छे से सुन रही थी वो, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। अभ्यंग का ये फायदा, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। मालिश का ये फायदा देखिए, जो सर्दियों में डेली मालिश करता है अपने शरीर की, तो उसके चेहरे में चमक, बल, धातु पुष्ट रहते, बल होता है, शरीर सॉफ्ट होता है, स्किन सॉफ्ट रहती, चमक रहती है चेहरे में, ठीक है। तो ये चीज है। अब कहते हैं जैसे सर की जो मालिश करे, लंबे बाल है तो हफ्ते में 1 बार जरूर सर का तेल लगाना चाहिए। उससे कहते हैं एक तो बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है, बाल काले रहते हैं, और नेत्र संबंधित रोग नहीं होता। स्किन जो चेहरा होता है ना, उसमें झुर्रियां नहीं पड़ती, जो सर पे हमेशा तेल लगा के रहता है, ठीक है। तो ये इसके फायदे, तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। अब पैरों की जो मालिश करता है, तो उससे क्या होता है, पैरों में जो ड्राइनेस होती है वो दूर होती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, जो दर्द होता है, एक तो ड्राइनेस दूर होती है, और जो फटते हैं, जो कई देखते होंगे ड्राइनेस के कारण पैरों में जो जैसे क्रैक्स पड़ जाते हैं हिल्स में, वो दूर होती है, ड्राइनेस दूर होती है। जो तलवे होते हैं एकदम सॉफ्ट रेड कलर के होते हैं, ठीक है। पैर जो होते हैं बलवान होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो अपने पैरों की मालिश करता, तो वो कितना भी चल ले, उसके पैरों में कोई भी तकलीफ नहीं होती। तो ये चीज होती है। और पैरों की मालिश का मैंने कहा ना, अगर हॉट फूड बात लेते हैं तो उसका संबंध आपके सर से, तो पैरों की तलवों की मालिश करने से आपके नेत्र, आपका मस्तिष्क होता है शांत रहता है। शांत का मतलब होता है अग्रेसिव मोड में नहीं रहता, ये चीज उन्होंने बता रखा है। तो ये इसके फायदे होते हैं। और जो थकान होती है, थकान का भी नाश होता है। जैसे अगर कोई श्रद्धा जी हमारी कहीं चली गई, 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, अगर घर में आके आधे घंटे बाद कोई उनके पैर की मालिश वालिश कर ले, तो देखेंगे उनकी सारी थकान क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये इसके फायदे होते हैं। दूसरा क्या, साइटिका जैसे रोग, ठीक है, वेरिकोज जैसे वेन जैसे रोग नहीं होते। तो पैर की मालिश करने का ये फायदा होता है। अब आता है इन्होंने व्यायाम। अब हम योग की बात करें तो योग में होता है व्यायाम। तो योग में हमें आसन,
षटक्रम जरूर करना चाहिए। आसन करने से क्या होता है, शरीर के जो मैंने बताया बाह्य दोष और आंतरिक दोष दूर होते हैं, शरीर में स्थिरता आती है और इसके द्वारा क्या होता है, हम बैलेंस करने लगते हैं और मन ध्यान की तरफ लगने लगता है। ये चीज इन्होंने बता रखा है, ठीक है। और षटक्रम जो करेंगे व्यायाम इसी में, तो क्या होता है, शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा वात पित्त कफ होता है ये इनका नाश होता है। शरीर में क्या होता है, हल्का होने लगता है, दोष नष्ट होने से शरीर हल्का होने लगता है, पाचन अच्छा होता है, नींद अच्छी आती है, मन शांत रहता है। तो षटकर्मों का ये इन्होंने फायदा बता रखा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और बताएं तो व्यायाम का मतलब क्या होता है, व्यायाम कब तक करना चाहिए? व्यायाम तब तक करना चाहिए जब तक शरीर से पसीना ना आने लगे, ठीक है। शरीर से पसीना आना चाहिए, ठीक है। अंगों में हल्कापन आना चाहिए, थकान नहीं लगनी चाहिए कि हम चारों खाने चित हो गए। उतना आराम से करिए कि शरीर हमारे अंग हल्के फुल्के लगने लगे, पसीना आना लगे, हमारी श्वास में जब मतलब ये कह सकते हैं कि और जैसे वो चीज है ज्यादा अगर शरीर में और हमारा श्वास प्रश्वास तेज हो जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमारे व्यायाम को रोक देना चाहिए। तो इसलिए स्मूथली व्यायाम करना है, जो भी हम योग करें स्मूथली करें। मैम एक क्वेश्चन है इसमें, व्यायाम और आसन तो दो डिफरेंट चीजें हो गई ना। अब देखिए अगर हम करते हैं, मैंने कितनी बात करी, योगिक रिपीट हो रही है, जो योगिक लाइफ स्टाइल है, तो इसमें हम व्यायाम की जगह क्या करेंगे, आसन। योगिक लाइफ स्टाइल थी ना, तो इसलिए आसनों की बात होगी। अदरवाइज जो योग नहीं करता, ठीक है, अदर पर्सन है, तो क्या करेगा, व्यायाम। व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम में जाना ही नहीं, तो व्यायाम का मतलब डेली के जो घरेलू काम होते हैं, जैसे चक्की, पहले लोग क्या करते थे, घर में चक्की में ही अपने गेहूं पीसते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, सिलबट्टे में मसाला पीसते थे, कुएं से पानी भरते थे, नीचे बैठ के खाना बनाते थे। तो ये सब व्यायाम के अंतर्गत आते थे, इसलिए उन्हें अलग से व्यायाम करने की जरूरत नहीं होती थी। अगर आपने कभी खेती वालों क्या देखा होगा, तो जो वो अनाज की बालियां कैसे झाड़ते, मुट्ठी में करके ऊपर से नीचे ले जाते हैं, तो वो भी आप देखते होंगे, जो हमें हाथों को अपन, सही मैम, है ना। हाँ। तो देखो, क्योंकि हम यौगिक लाइफ स्टाइल की बात करें, इसलिए हमने आसन बोला है। अगर श्रद्धा जी आपके पुराने लोग कोई गांव में कभी खेती वेती की होगी, और जैसे लकड़ी कैसे काटता, कुल्हाड़ी पीछे ले जाएगा और आगे, तो मूवमेंट हो रहा है ना हमारा। हाँ नहीं, मैंने इस संदर्भ में पूछा, क्योंकि हम वो पहले आसन से पहले वो सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं ना, इसलिए। लेकिन आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, अभी आप जो कह रहे हैं कि नॉर्मल एवरीडे का वर्क। हाँ, तो वो चीज है। देखिए आजकल हम चक्की आसन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चक्की नहीं चला रहे हैं। कुल्हाड़ा भी, जो लकड़हारा कर देखो, कुल्हाड़ी से कुछ काटता था, पहले हाथ एकदम पीछे ले जाता था आगे, तो मूवमेंट हो रहा था, जिसको आजकल हम मंडूक आसन में ले जा रहे हैं। तो क्या की है नहीं। पहले अगर आप देखिए, टीना जी से पूछे कि गांव में पहले क्या होता था, जैसे धान की बालियों की एक मूठ बना दी, ठीक है, गेहूं की, तो एकदम से झाड़ते थे, जमीन में एक चादर बिछाए थे, उसमें झड़ता था। क्योंकि अगर आज से 40 साल पहले की बात करें, अगर मैं अपने पहाड़ की बात करूं हिल में, तो आज भी व्यक्ति ऐसे ही करता है। इतना नहीं है कि उठा के चक्की में ले जाए, जैसे प्लेन में होता है कि बंदा मशीनों से काट लेता, पहाड़ों में भी नहीं होता, तो करते हैं, वो उनकी एक्सरसाइज है, लकड़ी काटना। तो ये सब उनके व्यायाम है, तो उनको अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो नहीं कर पाते, इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए योग का सहारा लेना पड़ता है। योग में हमारा आसन है, ठीक है। तो कब तक करना है, जब तक शरीर से पसीना निकले, ठीक है, शरीर में हल्कापन आए, तो ये करना है, ठीक है। अब इन्होंने कहा सही है, लेकिन जब हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगे, ठीक है, मतलब हमें लगता है कि रिलैक्सेशन के बाद भी हमें थकान लग रही है, तो जबरदस्ती आगे नहीं जाना था, हमें वही छोड़ देना। कभी कभी लोग अपने सामर्थ्य से ज्यादा करने लग जाते हैं, दूसरे को देखे, इसलिए कहते हैं योग सबके लिए अलग है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से करिए, ठीक है। तो हमें लगता है कि जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल, जैसे श्रद्धा जी आपने वकासन किया, शीर्षासन किया, शीर्ष पद्म किया, शीर्ष पद्म वकासन किया, उसके 10 मिनट बाद भी आपको लगता है कि नहीं मैं अब नहीं कर पाऊंगा, 10 मिनट के रिलैक्सेशन के बाद भी, तो वही स्टॉप कर दो। तो जबरदस्त नहीं कि नहीं मुझे पूरा का पूरा निपटाना, स्टॉप वहीं कर दो। जहां तक आप अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हो वहां तक करिए, जहां आपको लगता है कि नहीं बहुत है मेरे लिए, तो आप वहीं स्टॉप कर दो। यानी कि कम से कम आधे से 1 घंटे के बीच में आपको व्यायाम के अंतर्गत जो आसन आपको करने ही चाहिए, ठीक है। और आधे से 1 घंटा क्यों बोला, यानी 45 मिनट आपने क्या किया, आसन किया, और 15 मिनट आप अपने प्राणायाम को दीजिए, यानी मन को शांत करने के लिए कीजिए। तो ये भी एक मानसिक व्यायाम है। क्लियर? क्योंकि योग क्या कहता है, मन को साधना। मन को नहीं साधोगे तो आप कहाँ मोक्ष को प्राप्त करके, मन जब नहीं सधेगा, मन एकांत नहीं होगा, मन को आप
एक जगह फोकस नहीं करोगे तो मन नहीं सदेगा। जब मन नहीं सदेगा तो ध्यान समाधि कहाँ जाएगी? यानी कोई भी, जब भले हमें समाधि नहीं प्राप्त करनी, हमें हर स्थिति में सामान्य रहना है, तो हमें अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने मन को पकड़ के रखना है। हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि मन को भटकने से रोके, क्योंकि मन क्या है? लगाम है और बुद्धि क्या है? सारथी है। तो हमारी बुद्धि इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा सारथी इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि मन को दाएं बाएं भटकने ना दे। यानी विपरीत परिस्थिति से कैसी परिस्थिति हो, संयमित रखे। ऐसे नहीं कि 1 करोड़ की श्रद्धा जी की लॉटरी निकल गई तो श्रद्धा जी एकदम खुश हो गई और 2 गेस्ट एक्स्ट्रा ज्यादा आगे मेरे नहीं है तो श्रद्धा जी परेशान होगी। बुद्धि क्या? चलो कोई नहीं, आगे बहुत अच्छी बात है, और गेस्ट भी आ गया अचानक से, तो जितना मुझसे होगा अच्छी बात है, बाकी मैं इनके साथ हेल्प करके काम कर लूंगी। तो इट मीन्स बुद्धि ने कहा मन तू ऐसे से कार्य कर, तब काम होगा। यानी कि हर चीज में एडजस्ट कर जाना। तो ये चीज है, तो इनको भी डिस्टर्ब नहीं होती। एग्जाम्पल बड़े वियर्ड होते हैं इस टाइप से। तो ये प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। ओके, अब इतना इसमें बता रखा है, ठीक है। तो अब कहते हैं व्यायाम के अयोग्य कौन है, किस किस को नहीं करना चाहिए? जो बहुत ज्यादा मजदूरी करता है, जो बहुत ज्यादा पैदल चलता हो, बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति हो, जो 24 घंटे गुस्से में रहता हो, ठीक है, जिनका रक्त पित्त दूषित हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग को व्यायाम मतलब जोर से ज्यादा, मतलब हल्का फुल्का करना, बहुत ज्यादा यह उस व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार करना है। तो वृद्ध भी यहाँ पे दो, एक वृद्ध वो है कि है तो 60 साल 70 साल का या 75 साल का, लेकिन वो कर सकता है। एक वृद्ध ऐसा है जो 60 साल का है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसको नहीं करना है। तो इस हिसाब से भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो ज्यादा बोलने वाला हो, ज्यादा गुस्से वाला हो, जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती हो, तो उनको व्यायाम ना के बराबर या समझ के किसी के परामर्श के द्वारा ही करना चाहिए, अदरवाइज उसे नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना बहुत है। हाँ जी मैम, हाँ मैंने पूछिए। एक्चुअली वो जो टीथ वाला आपसे पूछ रही थी ना मैं अभी कि आप स्टूल पास करते हुए, हाँ जी, उसका मैं जरा ऐसे सर्च करा तो आई थिंक जो हमारा मैं ग्रुप में इसलिए बोलना चाह रही हूँ ताकि सभी हैं यहाँ पर, तो मतलब अगर किसी को और पता चले तो प्लीज इन्फॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर कि हमारा जो ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, सारे ही ऑर्गन्स, पर मैं मेन बता रही हूँ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट और ब्लैडर हमारे विजडम, अपर और लोअर विजडम टीथ और इंसीजर के साथ, मोलर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो मे बी दैट इज द रीजन कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो हम उसको मुंह को इसलिए, दांतों को इसलिए क्लोज रखें ताकि जो प्रेशर बनता है वाइल स्टूल करते हुए, चाहे वो हल्का ही प्रेशर हो, वो आपके इन ऑर्गन्स को इफेक्ट ना करे। तो क्योंकि ये आपके टीथ इस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। मे बी हो सकता है। अब मैंने कहा ना, अभी थोड़ा मैं इसको और डिटेलिंग में विद्या रानी आप देखना मैम, क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो अपर एंड सेकंड मोलर और लोअर प्रीमोलर के साथ कनेक्ट है हमारा स्टमक, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अपर एंड लोअर थर्ड मोलर विजडम टीथ के साथ कनेक्ट है, जो मैं सर्च करा है, हार्ट भी और ब्लैडर भी। तो मे बी दिस इज द रीजन कि हम स्टूल पास करते हुए स्पेशली इनको कहा जाता है। बुक में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने क्वेश्चन, आपने एकदम से बीच में आए तो मुझे एकदम ध्यान आया कि ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था ये क्वेश्चन, लेकिन बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए कई चीजें आए तो जरूरी नहीं है। मैंने अभी कहती हूँ कि मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, कि मुझे आप पूछते बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर हाथ खड़े करती हूँ, क्योंकि मैं अभी आपकी तरह मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। बहुत चीजें हम आपसे सीखते हैं, तो पूछने में एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, हम हर एक जने से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मतलब जिसको भी जो भी नॉलेज है, इट्स वेरी गुड, इट्स अ गुड फोरम कि आप वहां पर डिस्कस कर सके, बता सके कोई भी चीज, आपका एक्सपीरियंस भी। देखिए आपने भी देखा होगा, जहां मुझे लगता है कि 100% मैं हाथ खड़े कर देती हूँ कि भैया दो गलत। वेरी गुड थिंग कि विदा, अगर नॉलेज नहीं है तो बताना भी नहीं चाहिए किसी को भी। और अगर जब तक पूरी किसी को भी नहीं है, XYZ की बात कर रही हूँ मैं तो। एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं हाथ खड़े कर देती हूँ। भाई देखो इतना हो सकता है कि देखो, अब आप देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारा आज की डेट में क्या है, जो ये ब्रश का जो चल रहा है ना, ये ब्रश कुछ नहीं है, ब्रश नहीं करना चाहिए जो चल रहा है। पुराने लोग क्या करते थे, जैसे मैंने कहा अनार का छिलका होता है ना, इसे सुखा दो और बिल्कुल जब सूख जाए इसको पीस लो बिल्कुल बारीक, फिर छान लो बारीक छन्नी से, जैसे दंत पाउडर होता है नहीं। उसमें क्या करना, जैसे आपका 100 ग्राम पाउडर हो गया, तो उसमें मुश्किल से आपने जैसे 5 ग्राम का चम्मच लिया, उसमें 1 पिंच मुश्किल से आधा
कम आपको नमक लेना, बहुत कम, ऐसे उसमें टेस्ट नहीं लेना है, और बहुत कम, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सरसों का तेल, और नमक भी डेली नहीं, आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं थोड़ा, उसको जैसे पतला सा पेस्ट बना के, और हल्के हाथों से, रगड़ना नहीं, हल्के हाथों से कम 10 मिनट देने हैं, उकड़ू होके बैठना है, और ऐसी जगह जहां लार गिरती रहे, और हल्के हाथों से गम्स में जैसा होता है ना अंदर बाहर, हल्के हाथों से मालिश करनी है। अगर आप डेली करेंगे और नमक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार डालेंगे थोड़ा सा, और सरसों का तेल, हल्दी होना चाहिए, और आप देखेंगे धीरे 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 आपके जो मसूड़े जो होते हैं ना, इनमें ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। जो क्या होता है कि कभी कभी हमारा ब्लड जम जाता है, जिसके कारण मसूड़े काले हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन होने से क्या होता है, मसूड़े भी गुलाबी होने लगते हैं, और फिर क्या होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो मसूड़ों की ग्रिप बनने लगेगी, मसूड़े टाइट होंगे, तो दांतों की जड़ें भी टाइट होने से क्या होने लगता है कि जो दांत होते हैं उनकी लंबा समय तक चलता है। दूसरा, मसूड़े टाइट होने से क्या होता है, जो मसूड़े दांत के बीच में क्या होता है, जगह नहीं बच पाती, तो माइक्रोब्स डेवलप नहीं हो पाते। तो ये भी हो सकता है कि शायद ऐसा करने से भी यहाँ पे मसल्स, जैसे आपने कहा, मैंने क्या कहा, मसूड़े एकदम टाइट होने से, मसल टाइट होने से क्या होता है, हमारे मसूड़ों की जो मांसपेशियां टाइट हो जाती है, जब छोड़ते हैं तो लूज होने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, जिससे क्या होता है, ग्रिप अच्छे बनने लगती है, दांत मजबूत होते हैं। बाकी आपने बोला है कि ये भी हो सकता है, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मे बी। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, आगे फिर डिटेल करते हैं, ठीक है, क्लियर? चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।